साल इस तरह से समझें कि देखें हर जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो चीज़ है वो एक पर्टिकुलर यूज, जैसे आपके पास MS वर्ड है, उसके अंदर भी आप टेक्स्ट सेव करते हैं, एक्सेल की फाइल है उससे भी टेक्स्ट सेव करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके अंदर भी टेक्स्ट होता है, लेकिन यूज़ अलग अलग है ना सबका। अब आप जो है वो एक्सेल की फाइल के अंदर कोई स्टोरी राइट नहीं कर सकते। इसी तरह से आप वर्ड की फाइल के अंदर टेबल बना तो लेते हैं लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है आपको। अगर स्ट्रक्चर आपका डाटा है जो कि रॉ और कॉलम की फॉर्मेट के अंदर आपने सेव करना है तो उसके लिए आप एक्सेल यूज करते हैं। अगर आपने कोई पोएट्री लिखनी है, आपने कोई कंटेंट लिखना है, कोई चैप्टर लिखना है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास डेटाबेस इसलिए है कि जब हमें रिलेशनल डेटा सेव करना है, यानी कि ऐसा वेल डिफाइंड डाटा जो कि स्ट्रक्चर्ड डाटा हो, तो उसके लिए हम जो है वो डेटाबेस यूज करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें हम यूज कर रहे हैं पोस्टग्रेस, माइस्क्वेल, एसक्यूएल सर्वर, कुछ भी हो सकता है वो। तो हम जो यूज़ करेंगे वो हम नियॉन की पोस्टग्रेस यूज़ करेंगे क्लाउड के ऊपर। अच्छा, और एक डेटाबेस हमने भी यूज़ की है बुक लिखवाने के लिए, कौन सी? क्वाड्रेंट। वो कौन सी है? वेक्टर डेटाबेस है, क्योंकि उसके अंदर जो डाटा हमारे पास स्टोर हो रहा है वो कौन सा है? वो वेक्टर फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्मेट के अंदर क्यों रखा गया है उसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि क्यों हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी नोएसक्यूएल डेटाबेस है, यानी कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट आपने पूरे सेव करने हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड आपका डाटा है, तो उसके लिए हम नोएसक्यूएल डेटाबेस यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम आते हैं सबसे पहले डी ड्राइव में जाओ, मुझे बताइए ठीक है, होगा बी पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आपने देखें, अब आप लोगों ने सबने क्या करना है, हमने जो है देखें दो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं पोस्टग्रेस। अब उसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि मैं अपने सिस्टम पर उसको इंस्टॉल करूं और उसको यूज़ कर लें लोकली, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम क्लाउड के ऊपर उसको यूज़ कर लें। अच्छा, क्लाउड पे यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो है जो सेटअप है उससे हम बच जाएंगे। जब आप लोकली करेंगे तो आपको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते हुए हो सकता है आपको इंस्टॉलेशन के इशू आए, फिर उसके बाद आपको उसका क्लाइंट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप उसको व्यू करेंगे। तो क्लाउड के ऊपर हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉगिन करना है, डेटाबेस क्रिएट कर देंगे और उसका क्लाइंट भी हमें बना बनाया मिल जाएगा, वो हम उसका व्यू भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आके सर्च करना है नियॉन और पोस्टग्रेस, ठीक है। तो ये आपके पास पहले ही लिंक ये आ गया नियॉन का, इस पर आप आएंगे और यहाँ से आप साइन अप कर लें। अगर आपका अकाउंट नहीं है, अकाउंट है तो लॉगिन कर लें। ठीक है, तो यहाँ से आके मैं क्या करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं और इसका हम नाम रख लेते हैं स्टूडेंट कर लेते हैं, चलें। और यहाँ पे आपके पास रीजन आ रहे हैं, क्योंकि हम क्लाउड के ऊपर हैं तो क्लाउड के ऊपर आप क्या कह रहे हैं, किस रीजन के ऊपर आपने ये सर्वर क्रिएट करना है अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है सिंगापुर, ले लेता हूँ मैं यहाँ से। 4 पैकेजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्रिएट हुआ और क्रिएट करने के बाद मैं गया कनेक्ट के ऊपर और कनेक्ट के ऊपर यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट में डेटाबेस कह रहा है नियॉन टीवी। मैं कहता हूँ कि भाई क्रिएट डेटाबेस करो और इसका नाम भी मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अभी बाकी चीज़ें क्या हैं इसको हम देखते हैं बाद में थोड़ी देर में। यहाँ पे आके मैं आता हूँ टेबल्स के अंदर। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, अब आपने करना ये है कि वर्जन देखना था, चलो देखें। अब मुझे क्या करना है, मुझे हमने जो लास्ट एप्लीकेशन बनाई थी वो कौन सी थी? स्टूडेंट्स की थी। उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड थी? उसके अंदर आईडी था, नेम था, रोल नंबर था, ईमेल था और बस ईमेल था, फोन नंबर था। नहीं सर नहीं था, ठीक है, ये 5 फील्ड्स थी हमारे पास। इसको हम
हमने इसकी APIs बनाई थी और ये डाटा हम कहाँ सेव कर रहे थे, मेमोरी के अंदर, यानी कि एक डिक्शनरी ली हुई थी हमने या हमने पाइनेटिक के मॉडल बनाए हुए थे और उसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, इसको एक एरे बनाई हुई थी, उस एरे के अंदर सेव कर रहे थे, उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन उसका इशू क्या था, उसका इशू ये था कि जैसे ही अपने प्रोग्राम को हम एग्जिट करते थे हमारा सारा डाटा ख़त्म हो जाता था, परसिस्ट नहीं होता था। अब उसको परसिस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन हो सकते थे। एक ऑप्शन ये हो सकता था कि हम वो डाटा किसी टेक्स्ट फाइल में सेव कर लें, ठीक है ना, और वो जैसे भी फॉर्मेट में सेव कर लें, टेक्स्ट फाइल के अंदर या किसी भी फॉर्मेट के अंदर सेव कर लें, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में, और फिर वहाँ से रीड कर लें दोबारा जब आपको प्रोग्राम लोड हो। लेकिन ये तो छोटा सा एक डाटा है ना, अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होंगे तो उसके लिए वो टेक्स्ट पे अगर आपने सेव कर भी लिया है तो एक तो वो टेक्स्ट की फाइल आपकी हैवी हो जाएगी, फिर दूसरा उसमें सर्च करना, उसको रीड करना, उसमें डाटा निकालना एक कॉस्टली ऑपरेशन होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये वाला जो डाटा है हम डेटाबेस पे रखते हैं। अब डेटाबेस के अंदर जो हमारा डाटा होता है वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, वो सेव होता है टेबल इसका के वर्जन फॉर्मेट ऐसे में। टेबल ठीक का करते मतलब है रॉ एंड कॉलम्स, हाँ, तो ठीक ये है, वर्जन जैसे एक्सेल होती है ना, एक्सेल में रॉज होती है, कॉलम होती है, इस तरह हमारे पास टेबल्स होते हैं। हर एक एंटिटी का एक टेबल बनाते हैं हम। अब एंटिटी क्या होती है, आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक एंटिटी का मतलब जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, तो इसमें सबसे मेन एक्टर या मेन एंटिटी जो है वो क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट है तो उसके ऑफ कोर्स कुछ फीचर्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। वो ये सारे प्रॉपर्टीज को हम अपन फील्ड समझ लेते हैं। हम्म। अभी हम इसको जैसे हमने एक छोटी सी बनाई हुई है कि भाई स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का ईमेल होगा, फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये 4 चीज़ें होंगी उसके अंदर। ये हो गया स्टूडेंट। और क्या हो सकता है, स्टूडेंट, ठीक है। एक एंटिटी तो ये हो गई। और क्या एंटिटी हो सकती है, एक स्टूडेंट सिस्टम के अंदर आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप स्टूडेंट हैं, एक तो आप स्टूडेंट हैं, उसके अलावा और क्या एंटिटी हो सकती है आपके पास, कोर्स, ठीक है। हर स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक कोर्स पढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई एक तो स्टूडेंट हो गया, एक कोर्स हो गया। इधर भी आप और क्या हो सकता है, क्लास हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं, यहाँ की हवाले से बात नहीं कर रहे, हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम समझ लें, एक से समझ लें कि उसमें स्टूडेंट हो गया, उसमें क्लासेस हो गई, उसके कोर्सेज हो गए, ठीक है। तो जितने भी एक्टर इन्वॉल्व हैं उसको हम एक एंटिटी कह लेते हैं। हाँ, मतलब एंटिटी, उस एंटिटी का हम टेबल बनाएंगे। पहले तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन कौन सी एंटिटीज उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि जब सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो सिस्टम डिज़ाइन करते हुए या डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज़ या फील्ड्स डिसाइड करेंगे। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हम टेबल क्रिएट करने के लिए जाएंगे। इसकी पहले आप जो है वो इसको किसी जो विजुअल डायग्राम्स होते हैं उसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, आप पेपर में कर लेते हैं, कहीं भी आप लिख लेते हैं भाई ये पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये एंटिटीज़ हैं। अभी हमने बहुत सिंपल रखा है, हमने 2 एंटिटीज़ डिसाइड कर ली, एक स्टूडेंट और दूसरा कोर्स, ठीक है। और बल्कि अभी सिर्फ ये समझाने के लिए था, अभी हम सिर्फ और सिंपल रखते हैं, सिर्फ स्टूडेंट ही रखते हैं इसको, ठीक है। फिर हम रिलेशन की तरफ आएंगे तो हम कोर्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो अभी हम कह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक ही एंटिटी है और उसका नाम है स्टूडेंट और उसकी प्रॉपर्टीज है। अब इसका हमने बनाना है टेबल, क्योंकि हम डेटाबेस के अंदर है, डेटाबेस में जो होता है वो होता है टेबल्स, ठीक है। तो ये हमारी डेटाबेस की सबसे पहले हमने डेटाबेस बनाई, हम आ गए टेबल्स के अंदर। अब टेबल्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसकी फील्ड्स बनानी है, ठीक है, फील्ड्स बनानी है और उनके अंदर हम या कॉलम्स बनाना है, कुछ भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल पे आके मैंने यहाँ पे इसका टेबल का नाम लिखा। टेबल का नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट ही कह देते हैं इसको, ठीक है। और अब देखें, सबसे पहले ये टेबल का नाम हो गया, फिर इसके बाद हमने इसकी फील्ड्स कौन सी डिफाइन करनी है, जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की थी। पहली थी आईडी, नेम, रोल नंबर, ईमेल और फ़ोन नंबर। तो अब आईडी तो इससे हमें यहाँ पे देखें, इसने डिफ़ॉल्ट में जो पहला कॉलम बनाया खुद ही आईडी का बनाया हुआ उसने, ठीक है। इसकी हर कॉलम जो होता है उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे कॉलम का नाम दिया है, डाटा टाइप में आया, डायरेक्ट इनसे कर दूं। डाटा टाइप जो है वो अब यहाँ पे डिफरेंट इसकी डाटा टाइप, इंटीजर है, स्मॉल इंट है, बिग इंट है,
UUID है, ठीक है, 16 या 32 कैरेक्टर्स की रैंडम एक स्ट्रिंग होती है UUID जो होती है, टेक्स्ट है, वार्चार है। तो जो आईडी होती है वो हमारी प्राइमरी की होती है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि हम इंटीजर रखें, ठीक है, डाटा टाइप। कंस्टेंट्स में क्या बताना है कि भाई वो नॉट नल या प्राइमरी की और यूनिक। अच्छा, प्राइमरी की का मतलब क्या है? प्राइमरी की का मतलब ये है कि जैसे मैं अगर आता हूँ यहाँ पे, मैं आया और मैंने कहा भाई मैं एक एक्सेल शीट खोल लेता हूँ यहाँ पे। ये आपने अच्छा ये करा हुआ है ना, तभी तो क्या हुआ है? आपने इधर की नहीं दी है। देखो मुझे बोलिए, और आपने इधर की देखो क्या देंगे, API की नहीं है इधर, इसकी की नहीं दी ना आपने। ठीक है, मैंने क्या किया, वही काम जो वहाँ कर रहे थे ना, मैंने कहा ID, नेम, क्यों चलाया नहीं है आपने? रोल नंबर, आना फिर नहीं आ रहा था, ईमेल दिए नहीं। और फोन। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया आपके। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई पहला रिकॉर्ड है उसकी ID 1 है, नाम आपका हटा है दिया वो तलहा, API हटा दी। ये इसके भी चलाए। ठीक है, रोल नंबर हमने कह दिया 1 है, ईमेल हमने ले लिया abc@gmail.com ये एरर आता रहेगा और आ ही नहीं रहा ना। और फोन नंबर भी हमने कुछ रैंडम ले लिया। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड हो गया। अब दूसरा रिकॉर्ड मैंने कहा टू बिलाल, ID और ईमेल भी मैंने ले लिया a@gmail.com, फ़ोन नंबर। इसी तरह से मैं पूरी एक लिस्ट मेंटेन करते हैं, हर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड इसके अंदर आता जाएगा। ठीक ये है, आगे ही नहीं जा रहा। अब देखें इसके अंदर नेम जो है क्या डुप्लीकेट हो सकता है? भाई एक क्लास में एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं ना, तो नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं। अच्छा, क्या रोल नंबर डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, ईमेल डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं हो सकता। फ़ोन नंबर डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी फील्ड्स जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकती उसको हम कहते हैं कि ये यूनिक फील्ड्स हैं। ठीक है, यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि हर जो इसके अंदर एंट्री आएगी वो सिंगल एंट्री या यूनिक एंट्री होगी और डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ये वाली जो फील्ड है नेम की, ये यूनिक नहीं है, ये डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मेरे पास पूरा एक रिकॉर्ड सेट मेंटेन हुआ हुआ, ये पूरी शीट बनी हुई है, इस शीट में से मैंने किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो मैं उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ? रोल नंबर, ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस। लेकिन ईमेल एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट का हो, ठीक है, हो सकता है किसी ने नहीं बनाया हो। इसी तरह फ़ोन नंबर भी हो सकता है कि हर किसी के पास ना हो, लेकिन रोल नंबर सबके पास होगा। तो यहाँ पे इस रोल नंबर की जो फील्ड है, इससे हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, ये वो फील्ड्स हैं जो कि हम स्टूडेंट्स को खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम किसी सिस्टम के अंदर डाटा सेव कर रहे होते हैं, जो पहली फील्ड होती है ID, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की, ये वो की होती है या फील्ड होती है जो डेटाबेस या वो सिस्टम खुद जनरेट कर रहा होता है, और वो भी यही करता है कि उस रिकॉर्ड सेट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ठीक है, और ये न्यूमेरिक फील्ड होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राइमरी की, यानी कि ये प्राइमरी की है इस रिकॉर्ड सेट की या इस डेटाबेस की, इस टेबल की, ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हम पहले ही ID डिफाइन कर रहे हैं, फील्ड डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉरी, तो हम यहाँ पे ID जब डिफाइन कर रहे हैं, तो ये देखें इसने तीन चीज़ें दी हुई है कंस्ट्रेंट में, नॉट नल कह रहा है, प्राइमरी की कह रहा है, यूनिक कह रहा है। जब हमने इसको प्राइमरी की सिलेक्ट कर दी ना, तो प्राइमरी की का मतलब ये है कि वो यूनिक भी होगी और नॉट नल भी होगी। नॉट नल का मतलब क्या है कि ऐसी फील्ड जिसमें आप कोई ब्लैंक या नल रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये फील्ड नॉट नल है। तो जो ये प्राइमरी की होती है ना, पहली वाली, ये नल भी नहीं होती, ये यूनिक भी होगी, इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया प्राइमरी की। अच्छा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कोई है? ठीक है, नहीं है। गारंटीड, अच्छा, कंस्टेंट, डेटा टाइप, ऑलवेज है एंटिटी, ठीक है, ये एंटिटी की तरफ यूज़ होगी, ये हो गया। ये हमारे पास पहली फील्ड आ गई, और इसको हमने कह दिया भाई, अब हुआ है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ये ना, ठीक है। अच्छा, ये हो गई, और अब ये एक कॉलम ऐड हो गया ID का। अब मुझे दूसरा कॉलम ऐड करना है नेम का, तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे देखें इसने कहा ऐड कॉलम, मैंने यहाँ पे कहा इसने दूसरा कॉलम नीचे खोल दिया, और इसका नाम हमने क्या रख दिया? नेम। नेम ही रख देते हैं। इस नेम की हमें डाटा टाइप डिफाइन करनी होगी। डाटा टाइप क्या है इसकी? नेम में क्या स्टोर करते हैं? नंबर, स्ट्रिंग। ठीक है,
तो डाटा टाइप में हम आ गए, डिफरेंट यहाँ पे आके मीडियम हमने उसके इसको कह दिया कि भाई varchar कर लो। अच्छा, अब varchar की आपने लेंथ, varchar का मतलब कि स्ट्रिंग ही होगी, यानी करैक्टर इसके अंदर स्टोर होंगे बेसिकली, और उस करैक्टर की लेंथ कितनी होगी ये भी आप बता सकते हैं। मैंने कहा भाई मैक्सिमम जो है 255 तक होने चाहिए, मतलब नाम इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बस कितना ही बड़ा नाम हो 255 करैक्टर्स के अंदर वो स्टोर हो जाए। अगर इससे ज़्यादा हो तो ट्रंकेट कर दे या एरर दे देगा, जो भी होगा। अच्छा, कंस्टेंट्स इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि ये फील्ड हम कहते हैं, हाँ नॉट नल कह देते हैं, हम कहते हैं चलो नॉट नल है, यानी कि नाम आपने लाजमी प्रोवाइड करना है। और प्राइमरी की नहीं है कि प्राइमरी की टेबल के अंदर एक ही होगी, मल्टीपल भी हो सकती हैं, वो कंबाइन होकर बनती है, लेकिन अभी हम सिंपल रख रहे हैं, हम कह रहे हैं एक ही होगी प्राइमरी की। और यूनिक तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि नेम तो यूनिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया। फिर हम अगर दूसरा एक कॉलम और ऐड कर लिया, उसको हमने कह दिया भाई रोल नंबर। ठीक है, और रोल नंबर में डाटा हमने डिफाइन कर दी, इंटीजर ले लें या स्ट्रिंग लें, इंटीजर दोनों ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका क्या क्राइटेरिया रोल नंबर का। जैसे हमारे बहुत सारे जो स्कूल या कॉलेज हैं उसमें जो होता है वो क्या करते हैं कि रोल नंबर से पहले क्लास का प्रीफिक्स लगा देते हैं। ठीक है ना, जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1-01 इस तरह करके। तो अगर आपका स्ट्रिंग यानी कि नंबर और स्ट्रिंग दोनों मिक्स हो रहे हैं तो आप स्ट्रिंग ले लें। सिर्फ न्यूमेरिक है तो हम क्या कहते हैं, अब सिंपल रखते हैं, हम कहते हैं कि भाई ठीक है इंटीजर ले लेते हैं हम इसको, और इसका हम कंस्ट्रेंट डिफाइन कर देते हैं, हम कहते हैं कि भाई नल नहीं होगा और यूनिक होगा, क्योंकि रोल नंबर हमेशा यूनिक रहेगा। ठीक है, और फिर हमें तीसरी फील्ड ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद क्या, ईमेल। ईमेल भी हम जो कहते हैं डाटा टाइप इसकी स्ट्रिंग ले लेते हैं, डाटा टाइप या varchar ले लेते हैं इसकी। ठीक है, और इसको भी हम कहते हैं भाई 255 से बड़ा नहीं होगा। कांस्टेंट में हम कहते हैं कि यूनिक होगा। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद लास्ट हम ऐड कर लेते हैं, वो क्या है, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर की डाटा टाइप हमने ले ली, न्यूमेरिक क्या ले, नंबर ले, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग varchar ही कर लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं 11 कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। कंस्टेंट में कुछ नहीं देते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है भाई नल हो सकता है, यूनिक, क्योंकि नल है तो ठीक है, हमने इसे छोड़ दिया आगे बाकी। और इसको हमने क्या किया, रिव्यू एंड क्रिएट। सारी फील्ड्स ऐड हो गई मेरे पास, जितनी थी सारी आ गई। मैंने कहा ठीक है इसको रिव्यू करो और क्रिएट कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसने आपके पास क्रिएट नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया, आपके पास कुछ इस तरह का, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ उठा के। ठीक है, देखिए इस तरह का इसने आपको कुछ एक जो है वो कोड टाइप का लिख के दे दिया। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसने एसक्यूएल लिख के दे दी। ठीक है, ये इसका एक सिंटैक्स होता है जो कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है डेटाबेस और एक होता है उसका क्लाइंट। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है कि आपके पास आपने इंस्टॉल कर लिया, आपका सिस्टम है वो इंस्टॉल हो गया। ठीक, अच्छा, उसका जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट क्या करता है, वो आपको वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो जैसे इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं हम, चैट जीपीटी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है एलएलएम जो कि बैक एंड पे कहीं चल रहा है, और एक है उसका फ्रंट एंड, वो इंटरफेस जिसके थ्रू आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास इंटरफेस ना हो तो आप जीपीटी से किस तरह कम्युनिकेट करोगे, क्या तरीका होगा कम्युनिकेट करने का अगर इंटरफेस ना हो तो? CLI भी एक इंटरफेस ही है ना, अगर वो भी मैं कह रहा हूँ कोई इंटरफेस ही नहीं है तो फिर किस तरह कम्युनिकेट करोगे, API से। ठीक है, उसने API प्रोवाइड की हुई है। तो इंटरफेस क्या होता है, बैकएंड के साथ आपको एक इंटरफेस देता है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो डेटाबेस जो है वो इंस्टॉल सिस्टम पे हो गई है, और उसका आपको उससे क्लाइंट चाहिए होता है। यहाँ पे ये जो आपका इंटरफेस आ रहा है, ये समझ लें आपका एक तरह से क्लाइंट है जो कि आपके पीछे जो डेटाबेस है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। उस डेटाबेस को जो लैंग्वेज समझ में आती है ना, वो ये लैंग्वेज है, ये जो लिखी हुई है। ठीक है, आप देखें हमने जो इंटरफेस था, वो इंटरफेस कौन सा था, वो था जो हमें समझ में आ रहा था। हमें पता था कि ये फील्ड का नाम है, यहाँ पे ये फील्ड का नाम लिखना है, ये एक फॉर्म फिल करना है, और वो हमने फॉर्म फिल किया, जैसे क्रिएट किया तो उसने हमारे पास ये वाली चीज़ जनरेट करके दे दी कि भाई ये वो चीज़ें जो डेटाबेस को समझ में आएगी। ठीक है, तो हम इसमें देखें, इसमें वही चीज़ें जो हमने इंटरफेस से प्रोवाइड की थी उसने उसी को SQL में कन्वर्ट कर दिया। क्या लिख दिया, ID है, इंटीजर है, प्राइमरी की है, ठीक है, स्टूडेंट ID है, नेम है, varchar है, नॉट नल है, रोल नंबर, जो चीज़ हमने प्रोवाइड की थी वहाँ से उसकी उसने आपको एक SQL बना के दे दी।
अब ये एसक्यूएल आप डायरेक्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप यहाँ से कहते हैं क्रिएट टेबल। तो जब क्रिएट टेबल करेंगे तो क्या होगा, ये एसक्यूएल एग्जीक्यूट होगी और इसके ऊपर जो कोड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली टेबल जनरेट हो जाएगा। ठीक जी सर। एसक्यूएल का ये जो सिंटेक्स है समझ आया? एसक्यूएल क्या है समझ आया? हाँ, अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ। जो चीज़ आपने की है ना उससे कंपेयर करना है। सैनिटी सबने की, ठीक है, कुछ भूल गए, कुछ याद होगा। सैनिटी के अंदर उसका अपना एक डेटाबेस था इसको क्या होगा? जिसके अंदर चीज़ें सेव हो रही थी। वो डेटाबेस गेट करने के लिए, अब इसको अपडेट क्या करने होगा? के लिए क्या यूज़ नहीं, करते वो थे? का दोबारा याद है? कंटिन्यू कर रहा है GitHub Google से। कौन कोई सी मसला क्यूरी हो रहा है लैंग्वेज मेरे यूज़ लैपटॉप करते में, थे? इसका वो मतलब कर रहे है ना। हैं ग्रॉक। आपने वो क्योंकि करा है ना, बोलने के सैनिटी बाद कहता है कि सारी मेरे पास जो फाइल डेटाबेस है उसी वजह से वो ग्रॉक की ज़बान समझता है, कमांड आपने जब उसके ज़रिए मेरे डेटाबेस से बातचीत करें या क्यूरी करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा या मेरा डेटाबेस आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह ग्रॉक है और वो सैनिटी के डेटाबेस को रीड करता है, बिल्कुल इसी तरह एसक्यूएल है, वो क्यूरी लैंग्वेज है और नियॉन जो है डेटाबेस आ वो गया। उसको समझता है। क्लियर? ये पूरे सारे ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट टेबल का बटन क्रिएट करते हैं और ये क्या करेगा, आपके लिए इसने टेबल क्रिएट कर दिया। और देखें ये आपके पास वही वाला फॉर्मेट आ गया जो आप एक्सेल में देख रहे थे, कॉलम, ठीक है। और अभी ये टेबल ब्लैंक है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, तो रॉज नहीं है। अब इसके अंदर मैं अगर करता हूँ ऐड रिकॉर्ड, तो देखिए इसने क्या करा, सबसे पहले इसने मुझे कहा नेम में हम दे देते हैं, चलें बिलाल ही दे देते हैं। रोल नंबर मैंने कहा 1 है और ईमेल चलो फिलहाल अपना ही दे देता हूँ मैं, bilalm@gmail। और आखिरी कॉलम फ़ोन नंबर था, ये भी मैंने अपना दे दिया। पैकेज में आपने कुछ ठीक है, सेव किया इसको, सेव चेंजेस की, आपका क्रेडिट तो ये मेरे पास क्या हुआ, पहला रिकॉर्ड सेव हो गया। अब इसमें आप एक चीज़ देखें, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ बिलाल, रोल नंबर, ईमेल और फ़ोन नंबर दिया था, आईडी की फील्ड मैंने नहीं दी थी, आईडी उसने खुद जनरेट की है 1। अब मैं अगर दूसरा रिकॉर्ड ऐड करूँगा तो मैं ये वाली फील्ड दूंगा, आईडी वो खुद जनरेट करेगा। दूसरी फील्ड दे देते हैं हम इसको, और सॉरी गलत जगह पे कर दिया, उसी को ओवरराइट कर दिया मैंने, डिस्कार्ड चेंज, ओके ये रहा। नए रिकॉर्ड ऐड करते हैं और मैंने इसको कहा फरीद कर देते हैं, चलें ठीक है। और रोल नंबर हम इसको 1 था 2 कह देते हैं, और ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर में हमको ऐसे डमी से ले लेते हैं। सेव चेंजेस किया, देखें ठीक है, 2 उसने खुद ही जनरेट कर दी। तो जो प्राइमरी की है वो हमने कहा है कि ये आईडी खुद जनरेट करेगा और यूनिक होगी वो, ठीक है। इसी तरह से ये 2 रिकॉर्ड आ गए इसके अंदर, हाँ ऑटो इंक्रीमेंट है, सीडिंग हो रही है इसकी, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, ये तो आपका नियॉन पे डेटाबेस था, उस पर टेबल क्रिएट हो गया, टेबल में आपने डेटाबेस सेव कर दिया। आपने जो डाटा सेव जो टेबल बनाया वो बनाया एसक्यूएल के थ्रू, ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू। अब मुझे क्या करना है, मैं आया, ये मैंने खोला एसक्यूएल टी एडिटर, यहाँ पे देखें अगर आप खोलेंगे इसको तो यहाँ पे आपको वही उसी तरह का सिंटैक्स लिखा हुआ नजर आएगा जिस तरह का उसने जनरेट किया था टेबल क्रिएट करने के लिए। बाय डिफॉल्ट में लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ऐसा क्यों करा? ये ना अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूरी, क्यूरी क्या लिखता हूँ कि जो मेरे पास, जैसे ग्रॉक की सर ने बात की थी ना, ग्रॉक जो था आपके पास डाटा सेव हो गया था, उस डाटा को फैच करने के लिए आप ग्रॉक की क्यूरीज लिखते थे। अब क्या हुआ, मेरे पास डाटा सेव हो गया टेबल के अंदर, वो डाटा मैंने गेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्यूरी लिखनी पड़ेगी। वो क्यूरी क्या होगी, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट इसका कीवर्ड है, सिलेक्ट का कीवर्ड होता है डेटाबेस डाटा लेने के लिए, गेट करने के लिए। स्टैटिक, आपका इशू आ रहा है। और मतलब स्टैटिक का मतलब है जितनी फील्ड है दोनों सारी, एक नहीं हो ठीक है। सकते। फ्रॉम ये तो कहाँ से, टाइम लग रहा है।
टेबल का नाम लिखना क्योंकि है, ना मैंने वर्सन कहा पे भी यही स्टूडेंट, मसला हो रहा है। ठीक है। और इसको हम दोनों करते पे हैं एक ही रन। नाम है। तो ये देखें इसने क्या किया, पे सारी शेख इसके के पास मोहम्मद अली। स्टूडेंट के टेबल के ये वाली अंदर इसमें जितने हम रिकॉर्ड ज़्यादा थे और जितनी फील्ड थी वो सब setting लेकर आ करके गया, ठीक है। अच्छा मुझे ये नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसमें से सिर्फ नेम और रोल नंबर चाहिए। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फील्ड के नाम डिफाइन कर देता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे नेम और रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। हाँ तो जो रिकॉर्ड थे उन रिकॉर्ड में सिर्फ नेम और स्टूडेंट को रोल नंबर मुझे ला के दे दिया इसने, ठीक है। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे अभी तो हमने 2 रिकॉर्ड सेव किए हुए हैं, लेकिन जब आपकी Deploy डेटाबेस setting होगी में जाओ। प्रोडक्शन में या कोई रियल डेटाबेस होगी, टेबल होंगे, उसके अंदर मिलियन ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है। तो अगर मैं स्टैटिक लगा दूंगा या ई क्यूरी लगाऊंगा तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, लेकिन मुझे वो सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए। मुझे कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, मुझे रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या Personal करते हैं, access यही to क्यूरी भी होगी, जाएंगे सिर्फ ना। इसके आगे हम फिल्टर लगा देंगे इसका, ठीक है। फिल्टर क्या लगाते हैं, वेयर का क्लास लगाते हैं और उसके आगे हम लिख देते हैं कि भाई इसमें रोल जाना ऊपर नंबर वाले पे है ना। इक्वल्स टू 2। जो 2 वाला रोल नंबर है ना, मुझे वो ला के दो उसका रिकॉर्ड, तो इसे ला के दे दिया, ठीक है। तो ये अब आपके पास और क्या हो सकता है इसके अंदर, अब इसके मतलब अब ये बहुत बड़ी एक ना, ये हमने बेसिक चीज़ बता दी। क्यूरी लैंग्वेज या एसक्यूएल इटसेल्फ एक बहुत वास्ट चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो वेयर फिल्टर है, इसके अंदर फिर हो सकता है कि आपने जो है वो और का क्लॉज लगाना है, इसके अंदर एंड लगाना है, मल्टीपल रिकॉर्ड उठाना है, ज्वाइन लगाना है, ठीक है। तो वो फिर आप सेल्फ स्टडी करके आप लोग देख लीजिएगा। हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको किस तरह से ये काम करती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है वो अगर ये थी आपके पास सिलेक्ट करने की क्यूरी, तो इसका मतलब है आपके पास रिकॉर्ड इंसर्ट करने का भी कोई ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर। तो इंसर्ट करने के लिए भी आपके पास एक क्यूरी होती है जिसका नाम होता है, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। अगर हमने इसमें सेव करना है तो अभी तो हमने मैनुअल सेव किया था टेबल के अंदर जाके, लेकिन हम सपोज कर रहे थे कि हमारे पास इंटरफेस नहीं है, वो क्लाइंट नहीं है जहाँ से हम ये डाटा इंसर्ट कर सके, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूरीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए आपका जो अब 2 चीज़ें होती हैं, आपका डाटा सेव है डेटाबेस के अंदर और आपकी एप्लीकेशन चल रही है। आप जो एप्लीकेशन से डाटा भेजेंगे वो आप भेजते हैं क्यूरी लिख के, ठीक है, या ORM के थ्रू भी कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, अभी हम उस तरफ आएंगे। लेकिन जो बेसिक्स सिंटैक्स होता है या जो पहले काम होता था वो यही होता था कि आपको क्यूरीज लिखनी होती थी। तो आपको अगर डाटा इंसर्ट करना होता था तो हम इंसर्ट ही क्यूरी लिखते थे, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट नहीं है एप्लीकेशन के अंदर, तो एप्लीकेशन स्टैंड अलोन चल रही है, डेटाबेस अलग कहीं चल रहा है, रखा हुआ है। तो आप क्या करते थे, क्यूरी के थ्रू डाटा भेज देते हैं, ठीक है। तो जब आपको डाटा फैच करना होता था तो वो आप सिलेक्ट करते थे, और जब आपने डाटा सेव करना है तो आप इंसर्ट करते थे। तो इंसर्ट करने के लिए भी एक क्यूरी होती है, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल का नाम, और उस टेबल के नाम के अंदर आप फील्ड बताते हैं कौन सी फील्ड है। मैंने कहा भाई नेम की फील्ड है, रोल नंबर है, ईमेल है और फ़ोन नंबर है, ठीक है। फील्ड हो गई, और इसके आगे आपने इंसर्ट करनी है वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ में हमने दे दिया नेम, और नेम के अंदर मैंने दे दिया अमीन। सेकंड मेरा है रोल नंबर, रोल नंबर जो था वो इंटीजर था, तो खाली हम बगैर कोटेशन के दे देते हैं। और ईमेल में हम फिर क्योंकि स्ट्रिंग था तो कोटेशन के अंदर देते हैं @gmail.com। और लास्ट वाली फील्ड है फ़ोन नंबर, वो भी हमने स्ट्रिंग ली थी, तो उसके अंदर भी हमें कोई रैंडम सी स्ट्रिंग दे देते हैं। एक काम करते हैं, हमने वहाँ पे लिया था 11 करैक्टर। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर जब हम डिफ़ाइन कर रहे थे फील्ड, तो हमने कंस्टेंट में डिफ़ाइन किया था कि इसकी जो लेंथ होगी वो 11 करैक्टर्स की होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 11 से ज़्यादा दे के देखता हूँ क्या करता है, क्या ये इंसर्ट कर देगा। इसने एरर दे दिया, कह रहा है कॉलम नंबर ऑफ रेशियो स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। फ़ोन नंबर खाली फ़ोन था, ओके। ठीक है, ये देखें वैल्यू टू लॉन्ग फॉर कैरेक्टर टाइप, ठीक है ना। कह रहा है कि आपने जो फ़ोन की वैल्यू दी है वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर दे दिए हैं, आपने कंस्टेंट जो लगाया हुआ था वो 11 कैरेक्टर्स का था, तो हमें इसको यहाँ पे लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, और हम एक काम करते हैं कि क्यूरी करें, चलें क्यूरी करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं सेलेक्ट
स्टैटिक देख रहे हैं फ्रॉम कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। स्टूडेंट, और इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि भाई ठीक है ये तीसरा रिकॉर्ड भी हमारे पास आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास अब आपको क्यूरी लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, क्यूरीज लैंग्वेज के थ्रू आप डाटा सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था हमारा डेटाबेस। अब हमने देखना है कि इस डेटाबेस को हम अपनी फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से एक्सेस करेंगे और वहाँ से हम किस तरह डाटा फैच करेंगे और किस तरह डाटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये हमारा फोल्डर बना हुआ है और इसको मैंने CMDB इसकी खोली हुई है, ये नहीं है, ठीक है, ये रहा। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं अपना UV इनिशिएट, और इसका हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट भी कर लेते हैं, 5 मिनट बात कर देता है सर, पर हम जो है ना सर इधर ही ठीक है। और इसके बाद क्या काम होता है, इसके बाद होता है हमारे पास, क्योंकि हम फास्ट API यूज़ कर रहे हैं तो हमने फास्ट API को ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसका क्या होता है, UV ऐड फास्ट API और स्टैंडर्ड हम ऐड कर लेते हैं। मैं बता दूंगी ना, मेरे सिस्टम सेट कर रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ, घर जाके देख लेंगे। हाँ मैं घर जाके थोड़ी मैं इनको पकड़ के लाऊंगी, चलो बोलूँगी नहीं। ठीक है, इसने क्या किया, ऐड कर दिया और डिफरेंट पैकेजेस हमारे लिए ऐड कर दिया इसके अंदर। इसको हम खोल लेते हैं अपने विजुअल कोड में। सर को भी तो नहीं था कि मुझे वीडियो डालने सर भी तो है ना, ओह माय गॉड, कि सर पढ़ा भी रहे, सर को भी देते हैं। सही से ले, थोड़ा सा अभिमान ही है ना, इनको ही देख लो पहले। ठीक है, तो हमने देखा लास्ट क्लास में क्या किया था हमने भाई, सबसे पहले हमने फास्ट API को इंपोर्ट करना है। तो ये खुद ही यहाँ से जो ना आप कर दिएगा, फिर नेक्स्ट वरना खुद ही हट जाएगी। 37 पे इसको 37 पे प्रोजेक्ट अभी तक आया नहीं। बटन निकल गया। हाँ वो सही चला है, वो अभी इनिशियलाइज हो रहा है एनवायरनमेंट। बैटरी लो हो गई आपकी। लगाया है मैंने बार। वही आपके लैपटॉप लैपटॉप पकड़ो। हो गया, साइट होगी। एक्सटेंशन दो मिस्टेक कर देते वो अभी पता ना प्रोजेक्ट क्या-क्या इनिशियलाइज हो रहा है ना, जब इनिशियलाइज हो जाएगा उसका सिलेक्ट होगा। स्टार्ट स्टार्ट CCR स्टार्ट। अभी धीरे से पिक ही नहीं किया, अब पिक करना शुरू किया। ये वाला एनवायरनमेंट है जी, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ताकि जो है वो डिफरेंट हमारे, अगर जैसे मैं इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लेता हूँ तो फिर हमारे हो सकता है कि पैकेजेस आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए हम ये करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इंपोर्ट किया मैंने फास्ट API, ठीक है, और हम क्या करते हैं इसका रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं हमें इसका एक राउट बना लेते हैं। राउट बनाने के लिए हमें क्या होता है, app.get का ही राउट बना लेते हैं, स्लैश और स्टूडेंट कर लेते हैं। ओके बंद कर दो इसको, ठीक है। फिर क्या हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और हम सिंपल गेट स्टूडेंट का फंक्शन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, और यहाँ पे हम इसको फिलहाल पास कर देते हैं, कुछ नहीं करते हम इसको, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, अब इसको मुझे कनेक्ट करना है अपनी
डेटाबेस से, ठीक है। तो सर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? मतलब कोई पैकेज हमें चाहिए होगा इसके लिए, हम क्या करेंगे इसके लिए? सर इसकी सबसे बेस्ट तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन है कि किस तरह से कर इसको कनेक्ट करना है। और उसके आप ज़रा अगर डॉक्यूमेंटेशन भी जाएँ, ताकि एआई की वजह से हम जो है ना डॉक्यूमेंटेशन अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। फास्ट एपीआई, और ऊपर वो सर्च में लिखे ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल क्या हुआ? नेट स्लो चल रहा है, ठीक है सर। एक टैब पे एसक्यूएल मॉडल भी ओपन कर देना। हाँ ये लें, अब इसके एसक्यूएल मॉडल भी ओपन कर दें, क्योंकि टाइम वैसे ही कम है काफ़ी। अच्छा सर, आप लेफ्ट हैंड पे देखिए, नीचे करेंगे ना आपको एसक्यूएल नज़र आएगा, एसक्यूएल। हाँ देखो ये आ गया डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पूरा तरीक़ाकार कि भाई किस तरह से कर इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका अभी डिस्कस करेंगे, दूसरी चीज़ें भी। सो वो एसक्यूएल मॉडल में जाएं और इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में जाएं या इंस्टॉलेशन में चले जाएं। इंस्टॉल के बाद ये ट्यूटोरियल गाइड, और ज़रा सा नीचे करें वहाँ से। उसके बाद फर्स्ट स्टेप होगा ना इसका, नहीं बैक करें, क्रिएट, हाँ अब ज़रा नीचे करें। अच्छा ये स्टेप देखो सर ने भी बताए, ठीक है। पहले सर ये आप समझाएंगे कि एसक्यूएल मॉडल। अच्छा देखो एसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए फास्ट एपीआई कहता है कि आपको कुछ पैकेजेस की ज़रूरत है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब आप जाएंगे, जिसके अंदर 2 पैकेजेस वो कह रहा है कि और इंस्टॉल करें। अल्केमी, एसक्यूएल अल्केमी, ठीक है, जो कि ORM है गालिबन सर, ORM है। दूसरा पाइडेंटिक, जो कि इसकी वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। पाइडेंटिक से आप मुतारिफ हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब जब हम फास्ट एपीआई सीख रहे थे, सीखते ही दौरान जिन्होंने एसक्यूएल अल्केमी बनाया था और पाइडेंटिक बनाया था, उन्होंने एक और पैकेज बनाया एसक्यूएल मॉडल के नाम से, कि आप जो है बजाय 2 अलग पैकेज यूज़ करके डेटाबेस से कनेक्शन और वैलिडेशन लगाएं, आप एसक्यूएल मॉडल के ज़रिए ये दोनों काम कर सकते हैं। आपको ना पाइडेंटिक की ज़रूरत है, ना ही आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने एसक्यूएल मॉडल को मुतारिफ करा के उसे फास्ट एपीआई से कनेक्ट कर दिया। तो सर अगर यहाँ पे आप देखें, फास्ट एपीआई से डेटाबेस से नहीं, एसक्यूएल मॉडल के ऊपर ही यहाँ पे नजर आ रहा है आपका इंस्टॉल एसक्यूएल मॉडल। और इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे देखें, नीचे करें, नीचे करें, एक कोड होगा इनका पूरा।